पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोशिका का संगठन, ठीक है ना। यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है? किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई एक यूनिट है, उसी से मिलकर के शरीर बनता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी करते हैं कि आखिर एक कोशिका की खोज कैसे हुई, कहां से हुई, क्यों हुई। तो कोशिका की खोज करने का जो श्रेय है वो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को जाता है। किसको जाता है? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कार्क के एक छोटे से पतले टुकड़े पर उसकी खोज की। अपनी जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी थी उस पर देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना, इस तरह की संरचना उन्होंने पाई। ये कोष्ठक से बने हुए थे, ठीक है ना, इस तरह से। आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो प्याज की झिल्ली को अगर आप जो सरल माइक्रोस्कोप आपके पास होता है उससे आप देख सकते हैं, हालांकि उसमें दिखता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिख जाएगा। उसमें ऐसी तरह से कोष्ठक से बने होते हैं। तो कार्क के बहुत ही पतले सूक्ष्म टुकड़े को उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें इस तरह से कोष्ठक से दिखाई दिए। इस कोष्ठक का नाम उन्होंने क्या रखा? सेल रखा, यानी कि कोशिका रखा, ठीक है ना। सन 1665 ईस्वी में। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हुए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? एक यूनिट सेल यानी कि इकाई सेल की खोज की सन 1674 ईस्वी में। उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर देखा कि बैक्टीरिया स्वयं में एक कोशिका है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन। देखिए सन 1674 के बाद एक लंबा अरसा बीत गया और इसमें बहुत ज्यादा कोई विस्तारित खोज नहीं हो पाई। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन हुए। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। उन्होंने पाया कि एक कोशिका होती है जिसके अंदर एक केंद्रक होता है जो कि अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हुए मैथियास स्लाइडन और थियोडर स्वान। मैथियास स्लाइडन एंड थियोडर स्वान, ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, फॉरेन के वैज्ञानिक हैं ये लोग। इन्होंने सन 1838 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका सिद्धांत बना दिया। तो उन्होंने क्या कहा कोशिका सिद्धांत में? उन्होंने कहा किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। किसी भी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है क्या होती है? कोशिका होती है। और किसी भी जीव का शरीर एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये हो गया कि यहां पर जीवों की विभिन्नता हो गई। जब जीव शरीर एक कोशिका से भी मिलकर के बन सकता है और एक से अधिक कोशिकाओं के समूह से मिलकर के भी बन सकता है, तो यहां पर जीव की क्या हो गई? विभिन्नता हो गई। जीव कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। वेरी गुड। पहला एक कोश की है, वेरी गुड, और दूसरे बहुकोश की है। आप लोग समझ गए, है ना। यानी कि वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका के माध्यम से उनमें क्या होता है? गमन होता है, प्रचलन होता है, भोजन होता है और सांस का यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो उसको हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। कैसे, कौन कौन से ऐसे एक कोशिकीय जीव, कोई नाम बता सकता है? वेरी गुड। अरे वाह, आप लोग तो सब जानते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये ऐसे जीव हैं
जो केवल और केवल एक कोशिका से बने होते हैं, लेकिन इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इनके लिए हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव हमको दिखाई देते हैं, तमाम चीज, पेड़ पौधे, जीव, जितने भी जीव जंतु हम यहाँ पर देखते हैं, जंतु छोटे बड़े हम सब देखते हैं, वो सभी क्या है, बहुकोशीय, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिले होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। तो अब बहुकोशिकीय जीवों पर हम बात करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? क्यों कहते हैं अमर प्राणी, इसके बारे में पता है? अमीबा को इसलिए अमर प्राणी कहते हैं कि एक तो इसका कोई आकार नहीं होता है, इसमें क्या होता है, केवल एक कोशिका होती है और एक ये सारा जीवद्रव्य होता है, किसी भी आकार का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि इसके अगर आप 100 भाग कर देंगे तो इसका प्रत्येक भाग एक नए अमीबा को जन्म देता है, अर्थात ये कभी भी मरता नहीं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अमर प्राणी कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में आप यहां पर डिफरेंशिएट करते होंगे, आप यहां कुछ पेड़ पौधे, कुछ जंतु, यानी कि जीव को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जंतु और वनस्पति। ठीक है ना, जंतु और वनस्पति में बांट सकते हैं, पहचान लेते हैं हम लोग, जंतु और वनस्पति तो आसानी से पहचान लेते हैं, है ना। तो ये आपका जंतु और वनस्पति। एक चीज इसमें जो ध्यान देने की, हमने आपको बताया था कि एक कोशिकीय जो प्राणी हैं वो हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में? एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोगों के पास होती है, जनरली घरों में भी आपके पास होती है, जिससे हम आसपास ये एक छोटा सा लेंस होता है, अब कल उसके माध्यम से इसको देखते हैं। संयुक्त माइक्रोस्कोप जो है वो आपने देखा होगा, अक्सर लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं तो लेबोरेटरी के जो डॉक्टर हैं वो उसके माध्यम से जो ब्लड वगैरह है ना, उससे ब्लड सेल्स वगैरह उससे चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में रखी जाती है, जिसका हम उपयोग वहां पर करते हैं। अब आता है एक जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। ठीक है ना, यानी कि जीव दो प्रकार के हो गए, जंतु और। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं, कहते हैं जीव विज्ञान, क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में बांट दिया गया है, एक जंतु में और दूसरा वनस्पति में। ठीक है ना। अब इनमें अंतर क्या है, दोनों में, जंतु में और वनस्पति में क्या अंतर है, कौन बताएगा, बताइए। जंतु और वनस्पति में कोई अंतर बता सकता है क्या, क्या अंतर है, बताइए। बहुत ही सिंपल, अंतर बताइए, क्या क्या अंतर है, बताइए। पहला अंतर क्या होगा, पहला अंतर बताओ भाई। श्वसन जंतु भी करते हैं और वनस्पतियां भी करती हैं ना, तो ये तो कॉमन हो गया। सबसे पहला अंतर है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, ये वनस्पतियों में होता है, और यानी कि जंतु में वनस्पति करते, तो ये प्रकाश संश्लेषण जंतु में नहीं होता है, वनस्पति में होता है। ठीक है ना।
प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधे आप देखते हैं, सभी पौधे जिनमें हरी पत्तियां होती हैं, ये सब क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण कर भोजन का निर्माण, और बदले में क्या छोड़ते हैं ये? ऑक्सीजन। वेरी गुड, आप तो सब जानते हैं भाई। ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये है, और लेते क्या है? प्रकाश लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना। ये लेकर के और अपने शरीर में, अपने पादप शरीर में किस चीज का निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जंतु और वनस्पति के बीच में अंतर का। दूसरा अंतर क्या है? गमन का। गमन, जंतु गमन करते हैं, ठीक है ना, ये गमन नहीं करते, ठीक है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पैरों से, अपने हाथों से जा सकता है, लेकिन वनस्पतियां स्थिर रहती हैं। वनस्पतियां कैसी होती हैं? ये स्थिर होती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। दूसरा भोजन, पोषण। जंतु पोषण के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं, निर्भर रहते हैं, जबकि वनस्पतियां अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। किस माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ये क्या हो गए? जंतु और वनस्पति में अंतर हो गए, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि ये जंतु है और एक ये वनस्पति है। हम आपको इसमें बताना चाहते हैं, कुछ वनस्पतियां ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं? इंसेक्ट को खाती हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं? हाँ, मांसाहारी जीव। क्या बोलते हैं उनको? मांसाहारी जीव। उनके ऊपर जैसे ही कीड़े पतंगे पहुंचते हैं तो वो अपने पंखुड़ों को खोल देती हैं और उसके बाद उन कीड़ों को दबोच लेती हैं और उसका बिल्कुल जो जूस है वो अपने अंदर सेक्रेट कर लेते हैं। तो उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट या मांसाहारी जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब प्रश्न ये है कि ये अंतर जो हम आपको बता रहे थे जंतु एवं वनस्पति में, तो ये अंतर आगे तक जाता है। देखिए, कोशिका की बात हम कर रहे थे, तो कोशिकीय संगठन की बात कर रहे थे। तो कोशिकीय संगठन में जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका। तो इसकी संरचना पे भी ध्यान देते हैं कि इसके अंदर की संरचनाएं क्या होती हैं। तो देखिए इसको ये आपकी क्या होती है? कोशिका भित्ति। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यानी कि आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, शरीर होता है कैसा होता है? हार्ड होता है, ठोस होता है। तो क्यों होता है? इस वजह से कि उसकी कोशिका की जो बाहर है, कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति की झिल्ली होती है, वो काफी हार्ड होती है। जबकि जंतु कोशिकाएं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नॉर्मल होती हैं। तो इसलिए इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये दोनों में पाई जाती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है।
ठीक है। इसके बाद कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे कोशिका के अंदर एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जिसको हम कोशिका द्रव या जीव द्रव का कहते हैं। ठीक है ना। तो जीव द्रव दोनों में होता है। तो इस जीव द्रव को घेरे हुए एक झिल्ली होती है, जिसको हम जीव द्रव झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कोशिका द्रव झिल्ली भी कह सकते हैं। ये इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, जिसको हम जीव द्रव झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आती है बात जीव द्रव झिल्ली के अंदर इस संपूर्ण भाग को, जिसमें कि ये पूरा लिक्विड कोशिका के अंदर भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। इस पूरे भाग को जीव द्रव्य कहा जाता है। दोनों में पाया जाता है, कोशिका, वनस्पति कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। कोशिका के अंदर एक लाल से रंग का जो बीच में केंद्रक होता है, दोनों में पाया जाता है, क्योंकि बिना केंद्रक की कोशिका नहीं होती है। तो केंद्रक सेंट्रल पार्ट होता है उसका, केंद्र में जो पाया जाता है केंद्रक कहलाता है। केंद्रक के अंदर एक छोटा सा बहुत ही गोल सी संरचना होती है, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। ये दोनों में पाई जाती है, ठीक है, केंद्रिका दोनों में पाई जाती है। अब इसमें जो अंतर होता है उसको से माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों में पाई जाती है। ये जो पीला सा हमने आपको दिखाया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और वनस्पति कोशिका में। गोल्जी बॉडी दोनों में पाई जाती है। इसमें हम जंतु कोशिका में इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं, और वनस्पति कोशिका में इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिक्टियोसोम। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन दोनों में नाम अंतर हो जाता है, डिक्टियोसोम, और इसको हम कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय या अंग्रेजी में इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब जो अंतर है वो समझिए। इसमें रिक्तिकाएं होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, ये रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं। जीव जो जंतु कोशिका है उसमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना, और होती भी हैं तो क्या होती है? छोटी होती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो रिक्तिका का अभाव होता है किसमें? जंतु कोशिका में। वनस्पति कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, संख्या में कम होती है लेकिन आकार में बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अगर होती भी है तो छोटी होती हैं और संख्या में ज्यादा होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। राइबोसोम्स ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब जो वनस्पति कोशिका में स्पेशली होता है, जब हम वनस्पति कोशिका में होता है, क्या होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। ये नीले से रंग का मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये भोजन का निर्माण करे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहभागिता करता है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो क्या कितने अंतर हो गए? एक तो अंतर हो गया कोशिका भित्ति का, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है। वनस्पति कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का अभाव होता है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। वनस्पति कोशिका में डिक्टियोसोम होता है और जंतु कोशिका में उसे हम क्या कहते हैं? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी कहते हैं। एक चीज होती है लाइसोसोम, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है।
लाल, ये एक छोटी सी संरचना होती है लाइसोसोम, तो ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, लाइसोसोम। वनस्पति कोशिका में इसका अभाव होता है, ठीक है ना। तो ये मुख्य अंतर हैं जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है, ठीक है। संरचना अब बहुत आसानी से इस तरह से जैसे मैंने ड्रा किया है, आप भी अपनी कॉपी पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। गुड, शाबाश।